Good morning to every student. Today I am going to start our new chapter or first chapter of biology, that is the life processes. Before we going to our topic, I discuss some things which prove us whether the things around us living or non-living. तो जो चैप्टर मैं आप लोग के सामने बताने जा रही हूँ उसमें हम लोगों को वो विधियों के बारे में बताना है, पढ़ना है जो हमें बताती हैं कि हम लोग जीवित हैं। और इसको जानने से पहले हमें ये करना है कि हमको देखना है कि आखिर जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनमें ऐसे क्या लक्षण या कैरेक्टर या गुण हैं जिसके आधार पर पूरे वस्तुओं को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक वो जिनमें जीवन है, सजीव वस्तुएं और लिविंग थिंग्स, और एक वो जिनमें जीवन नहीं है, जिनको हम निर्जीव या नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ, और उसके आधार पर ये सारे लक्षण या कैरेक्टर जिन जीवों में पाए जाएंगे वो उन्हें हम सजीव वस्तु कहेंगे या लिविंग थिंग्स कहेंगे। जिनमें पहला कैरेक्टर जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये सजीव वस्तुओं का सबसे मुख्य लक्षण है जो बताता है कि वो वस्तु जिनमें वृद्धि होती है, ग्रोथ होते हैं, वो सजीव हैं। अब यह अलग बात है कि प्लांट्स और एनिमल्स में थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि एनिमल के लाइफ स्पैन में, जीवन अवधि में उनकी वृद्धि एक सीमित अवधि तक रहती है, लेकिन पौधों में क्या होता है, पौधे जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनकी वृद्धि होती रहती है। इसका दूसरा लक्षण ये है जो बताता है कि पौधे रेस्पायर करते हैं और द लिविंग थिंग्स ब्रीथ और रेस्पायर, वो सांस लेते हैं, जिसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान या गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसको फर्दर हम लोग लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ेंगे डिटेल में। तीसरा लक्षण क्या है, द लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपने तरह की संतान को उत्पन्न करते हैं, और जिसके चलते उसकी आवश्यकता क्यों है, प्रजनन या रिप्रोडक्शन की। उनके अंदर मतलब ये है कि किसी भी सजीव वस्तु की जीवन अवधि सीमित होती है, लाइफ स्पैन सीमित होता है, तो उसलिए उनके रिप्रोडक्शन से क्या होता है, दे अपनी वो संख्या को बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज देयर नंबर एंड दे कंटिन्यू देयर रेस, अपनी पीढ़ी को बरकरार रखते हैं। और सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट लक्षण ये है जिसमें वो क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, किसी भी बाहरी उद्दीपन के परिणाम के बदले में वो अपनी किसी भी अभिक्रिया के बदले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, चाहे वो सेंसेशन हो या किसी गर्म या ठंडी चीज़ों को छूना हो या उनके पौधों में वृद्धि के लिए सहारे की ज़रूरत की ओर बढ़ना हो, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। तो इसे इन चार मुख्य लक्षणों को मैं अभी लिखती हूँ। ठीक है, देखो, फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड third reproduction, fourth response, against external stimuli। तो ये चारों जो भी लक्षण जिन जीवों में पाए जाएंगे उनको हम सजीव के कैटेगरी में रखेंगे, और जिनमें नहीं रहेगा उन्हें हम निर्जीव में रखेंगे।
अब हम अपने मेन विषय या मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वैसे कौन सी विधियां हैं या वैसे कौन से प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का नाम दिया। तो इसको अगर आप सिंपल भाषा में डिफाइन करोगे तो वो सिंपल ये कह सकते हैं हम कि द प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को समझने पहले हम अपनी सीधी सादी भाषा में इसको डिफाइन करेंगे। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो कि दैट इज़ द प्रोसेस विच सस्टेन द लाइफ। इसका मतलब ये कह सकते हो कि वो विधियाँ जो प्रूफ करती हैं, साबित करती हैं कि जीवन है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और इनमें आप ये भी उसको दूसरे टर्म में ये कह सकते हो कि वो मेटाबॉलिज्म या रासायनिक विधियाँ या केमिकल प्रोसेस जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और आप अपने फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में से सिर्फ 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा है आपका एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। तो इसमें और ये है लिविंग बीइंग में पढ़ना है, इसलिए हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों के लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ना है। और लेकिन इनको टॉपिक वाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना है कि सारी ये जो जीवन के विधियाँ हैं या लाइफ प्रोसेस हैं, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मान लो आप पहला मैंने कहा कि हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, तो आखिर जीवन में न्यूट्रिशन या फूड की नेसेसिटी क्यों है? फूड हमारे लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है, तो लेकिन वो फूड इसी तरह हमारे शरीर के उपयोग में नहीं आ सकता। कब आएगा? जब वो डाइजेस्ट होगा, उसका एसिमिलेशन होगा, उसके बाद उसका बर्निंग होगा, या आफ्टर दैट फूड इज़ यूटिलाइज, और ये फूड तभी उपयोग में आ सकता है। तो इसका मतलब जो न्यूट्रिशन में डाइजेशन के प्रोसेस होंगे, उसके बाद फूड का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए कहाँ तक? ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, शरीर की एक एक कोशिकाओं में। उसके बाद श्वसन या रेस्पिरेशन के थ्रू आप ऑक्सीजन जब ले जाएंगे, तो वो ऑक्सीजन का काम क्या है? उसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करके ले गया, और वो ऑक्सीजन इन सेल या टिश्यू में उन फूड को जलाता है, और आफ्टर दैट इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, and that carbon dioxide again transported from tissue to the heart, then lungs, and expelled to the outside. That means it is related to the respiration. ये respiration से संबंधित हो गया। उसके बाद इसी में हमने आपको बताया कि ब्लड जो है, जो कि एक लिक्विड मीडियम है ट्रांसपोर्ट में, ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में, लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है? ऐसा कुछ भी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर भी सिंपल सेल और टिश्यू मिलकर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो हम लोग इंडिविजुअली टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और चौथा प्रोसेस है हमारा एक्सक्रीशन। जानते हैं कोई भी केमिकल प्रोसेस या रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कुछ काम के प्रोडक्ट निकलते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, और इनको हमारे शरीर से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो और